वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातंत्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नमस्ते। जो अपन ने कल का वो देखा था, कल जो लिए थे, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही है। एक मिनट, शेयर नहीं की। हाँ, अब दिख रही है? जी भैया। हाँ, पहले कल का अपन देख लेते हैं। कल के ये अभ्यास, अभिधन आस, पर्यटन परिधन अटन, अत्यधिक अतिधन अधिक, प्रत्येक प्रतिधन एक, पर्यावरण परिधन आवरण, इत्यादि इतिधन आदि, प्रत्याशी प्रतिधन आशी, प्रत्युत्तर प्रतिधन उत्तर, अत्यंत अतिधन अंत, अत्याचार अतिधन आचार, मत्यादि मति धन आदि, स्यादि सी धन आदि। ठीक है, ये आप लोग अपने अपने मिला लीजिएगा। वैसे तो अधिकतर लोगों के सही ही थे, एक आध किसी का ऊपर नीचे होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी तो आज भैया जी, हाँ, हमने जो प्रत्याशी में लिखा है प्रतिधन आशी, तो आशी का मीनिंग क्या होगा उसमें? अभी उस पे आते, एक मिनट अपन, है ना। आज पहले अपन वो कंप्लीट कर लें। क्या कहते हैं, जो अपन ने कल विषय चालू किया था। कल अपन ने चालू की थी यण संधि। 3 संधियां अपनी हो चुकी थी, है ना। क्या है, आज का विषय थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने कहा टाइम पे कंप्लीट हो जाए, इसके बाद फिर वर्ड मीनिंग देखते हैं। ठीक है, ये अपनी चौथी प्रकार की संधि है जो अपन ने स्वर संधियों में पढ़ी थी, तो ये चौथी प्रकार की है इसमें, है ना। यण संधि में देखिए, कल जो पढ़ा था, वैसे तो ऐसा लग रहा है सभी के उत्तर देख के कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया, फिर भी अपन एक और बार कर लेते हैं कि देखिए, यण संधि में जो अपना पहला सूत्र है यण संधि के अंतर्गत, इसमें क्या है, एवर्ण है। सबसे पहले तो देखिए एक चीज है, स्वर संधि है। स्वर संधि का अर्थ है कि संधि क्या होती है, 2 चीजों के बीच में होती है। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड, है ना। तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो स्वर संधि में क्या होगा, लेफ्ट में भी स्वर होगा। किसके लेफ्ट में? प्लस के। जो अपन संधि कर रहे हैं यहां से, तो लेफ्ट में भी स्वर होगा और राइट में भी स्वर होगा। 2 स्वरों के बीच में जो संधि होती है उसको स्वर संधि कहते हैं। अभी तक अपन देख रहे हैं कि जितनी भी अपन ने संधि की, तीनों में 2 स्वरों के बीच में संधि थी। एक तरफ अवर्ण था और दूसरी तरफ अलग अलग चीजें थी, है ना। तो अब यहां पर अपन देखेंगे कि यहां पर जैसे यण संधि में पहला सूत्र जो बन रहा है वो एवर्ण के लिए बन रहा है। तो एवर्ण के अपन ने 2 केस लिए। एवर्ण से प्लस किया जाए, या तो एवर्ण का, सॉरी इसको ऐसे ले लीजिए, ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एवर्ण से योग हुआ किसका? स्वर का। ठीक है, एवर्ण के आगे कोई भी स्वर है तो एवर्ण में क्या किया जाएगा? ई या फिर ई, ठीक है ना। और इससे संयोग किया किसी भी स्वर का, तो ये जो 14 स्वर हैं इनमें से कोई भी स्वर इससे जोड़ा गया। तो अब देखो 2 केसेस बनेंगे। क्या 2 केसेस बनेंगे? कि ये जो स्वर है आपका, कौन सा स्वर जो जोड़ा जा रहा है, ये स्वर क्या है? समझ रहे हैं? एवर्ण में अपन ने स्वर का योग किया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे पहला पक्ष जो था वो एवर्ण था।
ई या बड़ी ई थी, उसमें हमने जोड़ा स्वर। तो स्वर कितने? 14 स्वर में से कोई भी स्वर जोड़ा। तो अब ये स्वर कौन सा है? तो यदि ये स्वर इवर्ण है खुद भी, तो क्या हो जाएगा उत्तर? दीर्घ संधि वाला, कि इवर्ण और इवर्ण जुड़ के बड़ी ई हो जाएगी, दीर्घ। और यदि ये इवर्ण अन्य स्वर है, अन्य स्वर मतलब इवर्ण को छोड़कर बाकी कोई स्वर, इसको अपन ने असवर्ण बोला था। आप चाहे असवर्ण बोल लें, असवर्ण थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, इसको अपन अन्य स्वर भी बोल सकते हैं। इवर्ण को छोड़ के बाकी कोई स्वर, तो इवर्ण कितने थे? 2, और बाकी स्वर कितने हो जाएंगे? 14 - 2 12। तो 12 में से कोई सी भी स्वर हैं तो इवर्ण का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। और जो स्वर है वो वैसा का ही वैसा रहेगा। इवर्ण में स्वर जुड़ा है ना, इवर्ण में स्वर जुड़ा। किसी का मोबाइल म्यूट नहीं है, बच्चे की आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। इवर्ण में स्वर जुड़ा तो पहला पक्ष इवर्ण है। अब स्वर कितने प्रकार के हैं? 14 स्वर में से कोई भी स्वर जुड़ सकता है। तो इस स्वर पे कंडीशन होगी कि यदि ये स्वर इवर्ण ही है, यदि ये स्वर इवर्ण ही है, ई या बड़ी ई है, दीर्घ ई है, तो ये दीर्घ संधि से, समान सवर्ण जुड़े थे तो दीर्घ संधि से ये क्या हो जाएगा? ई। और यदि ये ई को छोड़ के अन्य कोई स्वर है तो इवर्ण का क्या हो जाएगा? य, प्लस जो स्वर है वो एज इट इज रहेगा। इसका उदाहरण अपन ने क्या लिया था? जैसे प्रति धन एक, देखो बहुत अच्छा, सही शब्द मिल गया। ऐसे देखिए इसको, हमने लिया प्रति इधर पे, तो प्रति क्या हो गया? प्र, त, और अंत में इसके ई आया। इसमें कोई समस्या किसी को? इसमें कोई समस्या नहीं ना। अब इसको हम जोड़ रहे हैं, अलग अलग केसेस हैं। इधर हमने लिया प्रतिधन ईश, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ई और ई, तो प्रतीश, प्रत्यक्ष नहीं प्रतीश। देखो क्या हुआ, यहाँ पे इवर्ण और इवर्ण जुड़े, ये यण संधि नहीं है, ये दीर्घ संधि हुई है ना। और यदि हमने जोड़ा एक, तो अब क्या हुआ? देखो यहां पे हमने ले लिया उत्तर, और यहां हमने ले लिया आशी। तो देखो ये 4 केसेस हमने लिए, चारों में इधर पे क्या है? पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ई, प्रति का ई है। अब यहां पे किससे जुड़ रहा है? वो ई से। यहां किससे जुड़ रहा है? ए से। यहां किससे जुड़ रहा है? ऊ से। और यहां किससे जुड़ रहा है? आ से। तो जो राइट हैंड साइड पे हैं ये अलग अलग हैं। यहां पर ये है इवर्ण, है ना, यहां पे अन्य स्वर है। इवर्ण के अलावा दूसरा है ना, ए इवर्ण में नहीं आता। ऊ भी क्या हो गया? अन्य। और आ भी क्या हो गया? अन्य, या फिर असवर्ण कह सकते हैं। अन्य कहें या फिर हम इसको असवर्ण कहें, ठीक है ना। तो इसमें इवर्ण और इवर्ण जुड़े केस एक में, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ ई, प्रतीश, दीर्घ ई, है ना। यहां पे क्या होगा? एक से जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रत्येक, प्रत, और ई का क्या हो गया? या, और एक वैसे की जो बाद में है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो क्या हो गया यहाँ पे? प्रत, और पहले क्या करें? पहले अपन इनको जोड़ दें, तो ये क्या हो गया?
प्रत धन एक, तो ये हो गया आपका प्रत्येक। ठीक है, ये प्रत्येक कैसे बना, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। प्रत ई का हुआ या, एक जोड़ा, एक हुआ और प्रत्येक हुआ। ये क्लियर है सबको? इसी प्रकार किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ, वो एक्चुअली अभी स्क्रीन छोटी की। बाकी प्रत्येक कैसे बना सबको समझ में आ गया? अब ऊ था, तो इसी प्रकार यहाँ क्या हो गया, प्रत धन ई का क्या हो गया, या और उत्तर, उत्तर वैसा का वैसे, तो प्रत्युत्तर। आशी था तो प्रत धन या, और बाद वाला जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, आशी, तो प्रत्याशी। तो ये आपके ई के साथ इवर्ण भी हो गया, ए भी हो गया, ऊ भी हो गया और आ भी हो गया। ठीक है, ये सभी प्रकार के आपके केसेस यहां पे हो गए। इसमें किसी को कोई भी समस्या हो तो पूछ सकता है। कोई ऐसा है जिसकी आज पहली क्लास हो? मेरी है भैया। आपकी तो भैया पहले वाली पूरी हो चुकी है, है ना? ठीक है, आगे चलें। यदि किसी को पूछने में हिचकिचाहट हो रही हो तो मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? आगे चलते हैं। तो ये पर्यटन का कैसे बनेगा? क्या? पर्यटन का कैसे बनेगा? पर्यटन का, ओके, पर्यटन का देख लेते हैं। परी धन अटन, तो क्या हो गया ये, पर धन ई, परी को ऐसे लिख सकते हैं, धन अटन। तो अटन तो कोई शब्द नहीं है क्या भैया जी? अटन है ना शब्द। अटन मतलब? अटन मतलब बताता हूं मैं। ई का हो गया या, और ये हो गया अटन। अटन का मतलब है, मुझे भी देखना। अटन का मतलब होता है घूमने की जो क्रिया है उसको अटन कहते हैं। ये अट धातु से बना है। अट धातु में अंग प्रत्यय, अन प्रत्यय लगने से अटन बनता है, या फिर अट धातु में लुट प्रत्यय लगा दो तो भी अटनम बन जाता है। ठीक है ना? तो अटन, अट धातु से बना, ये अट यानी होता है घूमना, और घूमना क्रिया है, और क्रिया का जो भाव है वह घूमने का भाव। तो परि यानी क्या होता है, चारों तरफ। तो जी, इसी प्रकार आपका बना पर्यावरण, परिधन आवरण, है ना? कि चारों तरफ का जो आवरण है वो क्या है, पर्यावरण। और अटन मतलब घूमना, तो परि चारों तरफ घूमना, तो वो पर्यटन, जहां पर आप सब जगह घूमते हैं, पर्यटन स्थल है ये। यहाँ पर आप चारों तरफ घूम सकते हैं, सभी ओर घूम सकते हैं। ठीक है, बाकी ये समझ में आई पर्यटन अब कैसे बना? जी, ठीक है, ये आपका हो गया पर्यटन। अब आपका एक और शब्द था आशी। आशी जो शब्द है उसका दो अर्थ निकलते हैं। एक तो आपने एक रिद्धि पढ़ी है, एक रिद्धि का नाम आता है आशी से, आशीर्विश रिद्धि। क्या करती है ये रिद्धि? ये जहर को उतार देती है। ये मुनिराज यदि देख लें
तो व्यक्ति का जहर उतर जाता है। कौन से सांप का? जो मतलब विषैले सांप ने जो अपना दंत मारा हो तो उसका भी जहर उतर जाता है, इनके देखने मात्र से, छुए भी नहीं तो भी जहर उतर जाएगा। यही है ना आशीर्वाद। तो इसका अर्थ एक तो होता है विषैला दांत, जो सांप के दांत होते हैं ना जिनसे वो काटता है, उसको भी आशी कहते हैं। और विष को भी आशी कहा जाता है। आशी के कई मतलब हैं, एक तो सांप के दांत को भी आशी कहते हैं, और जो विष है, सर्प का जो विष रहता है उसको भी आशी कहते हैं। मंगलाचरण को भी आशी कहते हैं, इसलिए कहते हैं ना आशीष वचन दे दीजिए, आशीर्वाद, है ना। तो आशीर्वाद, मंगलाचरण, इसको भी आशी कहते हैं। और ये सांप की एक प्रजाति भी है। तो प्रत्याशी में जो है, प्रत्याशी काहे के लिए होते हैं? कोई कार्य के लिए जो भी कैंडिडेट हैं वो प्रत्याशी हैं, है ना। ये चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशी हैं। तो प्रत्याशी प्रतिधन आशी, यहाँ पर जो आशी शब्द लेंगे वो मंगलाचरण से लेंगे कि ये प्रारंभ करेंगे। प्रत्याशी कौन है? जिसका, किसी का मोबाइल म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो जो कार्य को प्रारंभ करेंगे, मंगलाचरण क्या होता है? कार्य का प्रारंभ होता है। तो जो लोग कार्य को प्रारंभ करेंगे वो प्रत्याशी हैं, प्रति आशी। और अगर इसका दूसरा अर्थ निकाल लोगे तो जो लोग जहर के समान हैं वो भी प्रत्याशी हैं। दोनों अर्थ निकल जाएंगे इसके, है ना। तो कहाँ पे कौन सा लेना है वो अर्थ आप ले लो। आप किसी को कह भी सकते हो हम तो तुम्हें प्रत्याशी समझते थे, लेकिन तुम प्रत्याशी निकले, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मतलब हम तो सोचते थे तुम काम करोगे लेकिन तुम तो जहर के समान निकले, ऐसा भी उसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा रहता है। ठीक है, आगे चले। यहाँ पे ये वाला अपना नियम रहा कि इवर्ण प्लस अन्य स्वर वाला, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? इस नियम को अपन लिख लेते हैं इजी लैंग्वेज में। इवर्ण प्लस असवर्ण, या फिर इसको कह सकते हैं अन्य स्वर। ये बराबर हो जाएगा किसके? इवर्ण का हो जाएगा य, और प्लस असवर्ण जो है या जो अन्य स्वर है वो एज इट इज। ये हो गया नियम। इस नियम को समझ लिया सभी ने? इसमें कोई दिक्कत? आगे चलें। अब यदि ये आपको समझ में आ गए तो बाकी के दो नियम और बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। कि बस फर्क क्या आ रहा है कि अपन ने इवर्ण में जोड़ा था, अब अपन जो दूसरा नियम है यण संधि का, उसमें क्या कर रहे हैं अपन? उवर्ण में जोड़ेंगे। उवर्ण प्लस असवर्ण या फिर अन्य स्वर। तो यहां पर अन्य स्वर में क्या आ जाएगा? उवर्ण को छोड़कर, उ और उ को छोड़कर जो अन्य स्वर हैं वो आएंगे। इज इक्वल टू उवर्ण का क्या होगा? वा, वक वाला है ये, बस वाला वा नहीं होगा। और जो आपका असवर्ण है वो एज इट इज। नियम में केवल इतना ही अंतर आया कि वहां उवर्ण था और उवर्ण के स्थान पे वा हो जाएगा। बाकी नियम वैसा का ही वैसा। नियम समझ में आ रहा है? जी भैया। भैया इसमें क्या डाउट था, ये हलंत के साथ क्यों होता है वाह? मतलब पूरा वाह क्यों नहीं होता? अच्छा ठीक है, मंजू भाभी आप बताएंगे हलंत का मतलब क्या होता है? इसमें स्वर नहीं होता, मतलब ये जैसे व्यंजन है
तो इसमें स्वर नहीं है। तो यही आधा तो, व्यंजन है। आधा व्यंजन नहीं, व्यंजन तो पूरा ही होता है। हलंत का मतलब अपन ने उस दिन पढ़ा था, हलंत अर्थात स्वर रहित। स्वर के स्वर रहित स्वर तो रहित, हाँ। स्वर तो आप पीछे से जोड़ रहे हो ना, अन्य स्वर जी, जोड़ जी। रहे हो उसमें, तो वो जुड़ेगा जी, उसके जी। ऊपर। तो वो अभी जी, उसमें जी। कोई स्वर नहीं है। ओके। देखो, हलंत का अर्थ होता है कि अपन ने जैसे पहले की क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, व्यंजन कैसा होता। किसी का मोबाइल म्यूट नहीं है, प्लीज मोबाइल म्यूट कर लीजिए। हाँ, कोई बताएगा कि हलंत, नेहा दीदी आप बताएंगे? जी। हलंत के लिए अपन ने क्या क्या पढ़ा था? आवाज नहीं आ रही आपकी। जो भी व्यंजन रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है। जब हम उसके साथ में स्वर जोड़ देते हैं तो उसका हम पूरा अच्छे से स्वर के साथ में उच्चारण करते हैं। जैसे छोटा आ जोड़ेंगे तो जैसे का में तो वो क होगा, बड़ा आ जोड़ेंगे तो का हो जाएगा। डिपेंड ऑन द स्वर वो व्यंजन का वैसा हम उच्चारण करते हैं। तो जो हलंत है वो जस्ट शॉर्ट में बोल देते हैं, एकदम जस्ट लाइक अ हाफ अक्षर। ठीक है। और अपन ने एक और चीज पढ़ी थी इसमें कि व्यंजन जो होता है वो हमेशा लंगड़ा होता है। लंबा होता है ना, उसको किसी ना किसी स्वर की जरूरत पड़ती है। तो हलंत लगाए मतलब वो किसी स्वर पे अभी आधारित होगा, वो अपने बल पे कभी नहीं खड़ा होगा। है ना, तो वो या तो किसी दूसरे व्यंजन पे आधारित होगा या स्वर पे आधारित होगा। तो वाह जो है इसके नीचे हलंत लगा है, मतलब इसे किसी स्वर की आवश्यकता है। और वो स्वर इसको कहाँ से मिलेगा, ये जो अन्य स्वर मिलेगा उससे। है ना, इसको अपन ने पहली कक्षा में देखा था। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण इसके गुरुवाह पांतेनो नित्यं ज्ञान दर्शन हाँ, गुरु धन आज्ञा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, गुर धन उ। अब देखो इसमें से अपन ने स्वर अलग किया तो यहाँ रा में क्या लग गया, हलंत, कि ये रा जो है अब ये स्वर से अलग हो गया। ऊपर अपन ने स्वर के साथ लिखा था तो रू लिखा था, हलंत नहीं लगाया था। धन आज्ञा, तो अब यहाँ क्या हो रहा है, उ और आ का संयोग है ना, तो ये आपकी हो गई यण संधि। उ का क्या हो जाएगा, व। आज्ञा वैसा का ही वैसा, और गुर जो है वो भी वैसा का ही वैसा। अब बस इसको जोड़ दें तो वा और आज्ञा क्या हो गया, वाज्ञा। वाग्या। है ना, और ये गुर, गुर धन वाज्ञा, ये आ गया आपका रा की रेख ऊपर चली, गुरुवाज्ञा। इसमें किसी को कोई शंका, कोई डाउट? गुरुवाग्या तो नहीं बोलते ना अपन कभी भी शब्द। गुरुवाग्या शब्द तो कभी नहीं यूज में नहीं आया ना, मतलब हमेशा विच्छेद में यूज होता है ना संधि गुरु आज्ञा। हाँ, अपन प्रयोग नहीं करते लेकिन ये शब्द तो है ना। नहीं, वह कहाँ से आया, मतलब समझ नहीं आया। देखिए अपन शुरू से देखें, गुरु आज्ञा था, ठीक है जी गुरु को हमने लिख दिया गुरधन उ जी।
ये ठीक है? जी दूसरा स्टेप में कोई डाउट है? नहीं क्लियर है ना? जी अब संधि किस किस की हो रही? ऊ और आ की, जी है ना? तो अब यहां देखो नियम क्या है? नियम है वर्ण में अन्य स्वर या असवर्ण जुड़ेगा तो अपना केस क्या है? वर्ण में क्या जुड़ रहा है? आ। तो ये असवर्ण है ना, ये अन्य स्वर हो गया ना। जी तो नियम क्या कह रहा था? ऊ को क्या करो? वाह। जो ऊ है वो चेंज हुआ है किसमें? वा में। और आ जो रहेगा वो एज इट इज। तो यहां पर अपन ने वही किया, ऊ को क्या कर दिया? अच्छा। वाह किया। वर्ण और बाकी सब कुछ वर्ण का वैसे। वाह मतलब हाँ, जी जैसे वहां पे ई परिवर्तित हो रहा था या में, वैसे यहाँ पे ऊ परिवर्तित होगा किसमें? वा में। वाह में बाकी सब कुछ जी वैसे ही का वैसे ही। जी है ना? ठीक है, आगे चलें और उदाहरण लें। हाँ भैया जी हम्म, भैया स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं शो हो रही है। किसी को नहीं दिख रही क्या? हमें सबको दिख रही है। दिख रही है। देखो आप देखो फिर अच्छे से। भैया जी कुर्वंतु भी हो सकता है क्या? क्या? कुर्वंतु। नहीं, कुर्वंतु नहीं होगा। हाँ, कुर्वंतु हो सकता है, सॉरी। लेकिन उसमें है ना, अभी उसका मीनिंग मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। इसलिए नहीं बता पाऊंगा कि जो अंतु है वो लोट लकार में आता है, तो फिर आप पूछोगे लोट लकार क्या होता है। कुर्वंतु आपका बन जाएगा, उसको बना देते हैं, है ना। अंतु जो है अभी अपन लकार पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा ये अंतु वगैरह कैसे आता है। तो कुरु धन अंतु। ठीक है, तो ये हो गया कुर धन उ धन अंतु। एक्चुअली ये अपन संधि कर रहे हैं, लेकिन ये संधि में किसी का कहीं पे कोई मीनिंग नहीं है, ये अलग प्रकार से बनती है। तो वैसे तो ये सही नहीं है, इसलिए इसको बताते ही नहीं, वरना फिर आप लोग इसको मान लोगे। ये ना अभी अपन जब लोट लकार वगैरह पढ़ेंगे तो इनकी उत्पत्ति होगी, वो अलग तरीके से होती है। क्योंकि यहाँ पे अपन ले लेते हैं वर्ण मध्यवत्र। हाँ, एक अपन जो बहुत वर्ड बोलते हैं सु धन आगतम। तो ये क्या हो गया? स धन उ धन आगतम। तो यहाँ उ और आ की संधि हो रही है। किसी का मोबाइल म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। उ का हो गया वा धन आगतम, क्या बन जाएगा? स्वागतम। सा वैसे ही का वैसे ही, तो ये वागतम और यहाँ पे सा वैसे स्वागतम। ठीक है ना? तो ये स्वागतम ऐसे बनेगा। और क्या बन सकता है? हाँ, गुरुवाणी गुरवाणी, हाँ वो भी बन जाएगा। बहुत अच्छा। एक और अपन शब्द जो अधिकतर यूज करते हैं, अन्वेषणा। अनु धन एषणा। तो यहाँ पे क्या हो गया? अन धन उ धन एषणा।
यहाँ ऊ का ऊ और ए की संधि हुई तो ऊ का हुआ व, धन एषणा, और ये हो गया अन। तो ये क्या हो जाएगा, वेषणा, वा और एषणा मिलके, और ये अन ऐसे का ऐसे, अन्वेषणा। ये ठीक है, इधर पे किसी को कोई डाउट? अन्वेषणा, अनुधन एषणा, अन में से ऊ अलग किया, ऊ को जोड़ा ए से, है ना, ऊ और ए जुड़े तो ऊ का हुआ व और एषणा वैसे ही का वैसे ही, तो ये हो गया अन्वेषणा। आप बोल रहे थे गुरुवाणी, गुरु व्यंजन है भैया इसमें तो। धनवाणी, वही तो गुरुवाणी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ऊ है लेकिन यहाँ क्या है, वाह है, तो ये एक तरफ स्वर है और एक तरफ व्यंजन है, तो इनकी संधि स्वर संधि के अंदर अभी नहीं हो पाएगी, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो नियम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार दो स्वरों की संधि होनी चाहिए। ठीक है, ये अन्वेषणा समझ में आया आप लोगों को? भैया जी चतुष्ट नहीं, किस किस की संधि करोगे आप? नहीं होगा। नहीं, दो स्वरों की ये सब संधि तो होंगी लेकिन ये स्वर संधि के अंतर्गत अभी नहीं आएंगी। आपको दो ऐसी चीजें जोड़नी पड़ेंगी जो क्या कहते हैं, स्वर हो, पहला ऊ हो और उसके बाद कुछ और हो। आपके अभी तक जो पढ़ा अपन ने उसमें किसी को कोई प्रश्न? नहीं, आगे चलें। हाँ जी भैया। ठीक है, एक अपन कई बार शब्द सुनते अन्वय, ये क्या हो जाएगा, अनु धन अय, तो क्या हो जाएगा, अन धन ऊ धन अय, तो ऊ और आ जुड़े तो ऊ का हुआ वा और अय, तो ये क्या हो जाएगा, अन धन वा, तो अन धन व धन अय, तो ये हो गया अन्वय। ऐसे कई सारे शब्द आपको मिलेंगे, भक्तामर जी में भी हैं और भी बहुत जगह हैं। भैया इसका अक्षर ही बदल गया, अनु है। कौन सा अक्षर अन्वय। बदला? कौन सा अक्षर बदल गया? अनु प्लस अवय अय। अनु को अंधन ऊ लिखेंगे ना? हाँ ये तो आ गया समझ में। ठीक है, अब ऊ का क्या हो गया, वाह, वाह, ऊ को रिप्लेस करो वाह से। आपके साथ में। हाँ, अब ये आपके साथ है। वाह और अय जुड़े तो क्या हो गया, ये वय, तो अन वैसे ही का वैसे ही, अंधन वय, अनवय। नहीं आया? जी ठीक, आ गया आया कि नहीं? हाँ आ गया। अपन बोलते स्वस्ति क्रियासु, है ना, तो सु धन अस्ति, स धन उ
देन अस्ति, ठीक है ना। ऊ और आ इन दोनों का योग हुआ तो अपना नियम लग जाएगा। ऊ का क्या करेंगे, व, अस्ति एज इट इज, स एज इट इज। चेंज केवल ऊ में होना, बाकी किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं। बस ऊ की जगह पे वा करो और बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही जोड़ दो। तो स धन वा और अस्थि जुड़ गए, तो वा आ से जुड़ा तो ये हो गया व वस्ति, और स और वस्ति जुड़े स्वस्ति। ये क्लियर है अंकित भैया? जी भैया। अब स्वास्तिक कैसे बनेगा आप बताइए। स प्लस आस्तिक नहीं, सा प्लस आस्तिक अगर अपन बनाए तो क्या बनेगा सा प्लस आस्तिक? पहले अपन सा प्लस आस्तिक बनाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, सा के अंत में है आ और यहाँ है आस्तिक, सास्तिक हो तो जाएगा। ये हो जाएगा दीर्घ आ, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, सास्तिक, है ना। यदि अपन को कभी कोई डाउट हो रहा है तो अपन ने जो शब्द बोले उनको अपन जोड़ के देख लें क्या अपना उत्तर सही आ रहा है ना। तो अगर उत्तर सही नहीं आ रहा मतलब हमने शब्द कुछ गलत चुना था। अब अपन देखें सुधन आस्तिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुधन आस्तिक, ठीक है ना। तो सु का क्या हो गया, स धन व उ, और ये हो गया आस्तिक। तो उ और आ का योग हुआ तो उ का क्या हो गया, व, बाकी सब कुछ वैसा का ही वैसा ही। समझ में आया ये अंकित भैया? जी भैया। भैया जी हमको ना इसमें एक चीज समझ में नहीं आ रही कि हमको किसकी संधि करना है किसको नहीं करना है, मतलब कौन होगा कौन सा नहीं होगा, कौन होगा कौन सा नहीं होगा, मतलब किस शब्द की संधि होगी और किस शब्द की संधि नहीं होगी, वो चीज समझ में नहीं आ रहा है। नहीं किसकी नहीं होगी ऐसा तो कोई सा नहीं है, सबकी संधियां होंगी, लेकिन आप जो शब्द बनाना चाहते वो बनेगा कि नहीं ये प्रश्न है। देखो क्या है कि आपने नमक मिलाया मिर्ची मिलाई सब मिलाया कुछ ना कुछ तो बनेगा, लेकिन आप जो बनाना चाह रहे थे वो बनेगा कि नहीं ये डिपेंड करता है ना। तो अभी अपन क्या है पर्टिकुलर शब्द लेके चल रहे हैं तो उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो उस शब्द में वही हमने पुनः बताया कि जब तक हमारी वोकेबलरी जब तक हमारा शब्दकोश स्ट्रांग नहीं होगा वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो हमको फिर पता चलता है इसमें से ये शब्द निकल रहा है इसमें से ये शब्द निकल रहा है। जैसे आपने प्रतिधन आशी तो लिख दिया क्योंकि वो प्रतिधन आशी बनता हुआ दिख रहा था लेकिन आपको आशी का मतलब नहीं पता था, बराबर है ना। तो क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पे आस्तिक का मतलब अपन को पता है, आस्तिक नास्तिक होते हैं तो उसमें सु जोड़ दिया, स्वागत में आगत पता है अपन को। तो ऐसे जैसे जैसे अपन इन वर्ड से फेमिलियर होते जाएंगे तो संधि इजीली दिखने लगेगी, थोड़े दिनों में हो जाएगा, उसके लिए बस थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखें, हो जाएगा वो, ठीक है। अब इसके और उदाहरण लेने की आवश्यकता है कि अगले नियम पे चलें। किसी को इसमें कोई डाउट हो? नियम अपना ये था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि नियम क्या था। उवर्ण उवर्ण के साथ योग हो असवर्ण का अन्य स्वर का तो ऊ का हो जाएगा वा, और असवर्ण एज इट इज, जैसे वहां पे ई का या हुआ था इवर्ण का या हुआ था ऐसे ही यहां पे उवर्ण का वा होगा। क्लियर है ये? आगे चलें। जी भैया।
जी जी भैया। ओके जी भैया जी। हाँ भैया क्लियर है। ठीक, सही है। ओके, और यदि किसी को कोई डाउट हो तो अलग से भी पूछ सकता है, और नहीं तो आप जो होमवर्क करेंगे, होमवर्क करने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको कितना क्लियर हो रहा है ना। तो उसके बाद अपन कल फिर से डिस्कस कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला लें। जी भैया जी। कि शब्द अर्थ कर लें पहले? वर्ड मीनिंग्स भैया। वर्ड मीनिंग्स कर लेते, वरना ज्यादा हो जाएगा। आज अपन अर्थ पढ़ते हैं। हाँ, क्या बताया था कल? कल नहीं, परसों बताए थे कुछ वर्ड मीनिंग आप लोगों को। क्या बताए थे मुझे याद नहीं। अहम आवाम वयम, ये बताया था, है ना? बताए थे। हाँ, उसी में आगे करते हैं। अहम आवाम वयम के आगे, हाँ, आप लोगों ने कई जगह पे एते एते सुन रहे थे। क्या है ये? तो देखो, मैं के लिए क्या प्रयोग हुआ था? अहम। ठीक है, म्यूट कर लीजिए किसी का, म्यूट प्लीज। अब तुम के लिए होगा त्वम। मैं, अहम, तुम, त्वम। ठीक है, तुम किसको कहते हैं अपन? जो हमारे सामने होगा व्यक्ति। जो हमारे सामने नहीं है उसको अपन तुम नहीं कहते। तुम का मतलब है कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हुआ है, या फिर हम फोन पे बात कर रहे हैं उससे, है ना? बाकी हम तुम किसी को नहीं कहते ऐसे। ठीक, तुम यानी तुम दोनों, यदि वो दो व्यक्ति हैं तो युवाम। और तुम सब, यदि वो बहुत सारे हैं तो वो क्या हो जाएगा? यूयम। त्वम यानी तुम दोनों युवाम, और तुम सब यूयम। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? आगे चलें, साइड में लिख देता हूं। अब इसके बाद आता है वह। अच्छा देखो, इसमें है ना, तुम में स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है। सामने वाला चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को ही तुम कहेंगे। अहम में भी स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है ना? सामने वाला मतलब जो स्वयं व्यक्ति कह रहा है अहम मैं कह रहा है, जैसे इंग्लिश में होता है ना आई और यू, तो आई चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो आई कहता है, यू चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो यू कहता है। लेकिन ही में क्या हो जाता है? ही और शी, है ना? ही यानी वह लड़का और शी यानी वह लड़की। ऐसे ही यहां है, वह में दो हो जाएंगे, एक पुल्लिंग का और एक स्त्रीलिंग का। तो पुल्लिंग में कहेंगे सह और स्त्रीलिंग में कहेंगे सा। यदि सा कहा जा रहा है तो वह लड़की है, और सह कहा जा रहा है तो वह लड़का है। ये क्लियर है? सह यानी हो गया ही और सा यानी हो गया शी। हिंदी में हम वह ही कहते हैं, और एक और अपन वह कहते हैं नपुंसक लिंग के लिए, जो वस्तुएं आदि हैं, तो उसके लिए अपन इंग्लिश में क्या प्रयोग करते? इट ही बोलते हैं ना, दैट, सॉरी दैट, दिस और दैट। दैट यानी वह वस्तु दूर है,
वह हम किसको बोलेंगे? जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो दूर है, वरना हम क्या बोलेंगे? यह किसके लिए बोलते हैं? जो पास में है। और वह किसके लिए बोलते हैं? जो दूर है। जो दूर। तो यहाँ पे सह पुल्लिंग के लिए यदि सामने वाला पुरुष है तो, सा स्त्री के लिए यदि वह स्त्री है तो। यहाँ वह की बात हो रही ना। हाँ, और तत् यदि वह नपुंसक लिंग है। आप टेबल, कुर्सी, वह पुस्तक लाओ, है ना, तो पुस्तक क्या नपुंसक है, तो तत् का प्रयोग करेंगे। उसको बुलाओ, वो आ रहा है ना, वो आ रहा है तो सह, वो आ रही है सा, वो लाओ, वो उठाओ, तत्। ठीक है, ये क्लियर है? वह के 3 अर्थ, सह, सा, तत्। लिख लिया आप लोगों ने? इसको लिखते जाइए, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जी भैया लिख लिया। लिख लिया? जी भैया जी लिख लिया। इसमें अब हम और देखें, वह दोनों और वह सब। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तो आपको क्लियर है। सामने वाला पुरुष है तो पुरुष पुल्लिंग, स्त्री है तो स्त्रीलिंग, अन्य जो भी चीजें वस्तुएं आदि हैं तो नपुंसक लिंग। ठीक है, तो वस्तुएं तो हम लोग इट लेते हैं ना इंग्लिश में। दैट भी तो लेते हैं ना? नहीं लेते? वो देख लेना, है ना, जैसा भी हो। तो इट यानी यह होता है, वह होता है? इट यानी यह होता है कि वह होता है? मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। मतलब थिंग्स लेते हैं जैसे टेबल वगैरह, तो वो इट होता है ना। अच्छा, ऐसा है क्या? ओके, ऐसे ही हम भी कर। इट यानी यह आ रहा है भैया, है ना, और इट यानी यह है, क्योंकि इंग्लिश में एक नियम निबंध लिखते थे, दिस इज अ पेन, इट इज माई पेन, ऐसा लिखते थे। तो नपुंसक मतलब कोई चीज दूर है? नहीं, दूर नहीं है। नपुंसक मतलब जो स्त्री पुरुष दोनों नहीं, जैसे टेबल है, कुर्सी है ना, पुस्तक है, तो ये सब तो वो हुए ना। हाँ, दैट का मतलब वह है। हाँ, ये लिखा ही है इसमें, वह वक्ता से दूर स्थित किसी वस्तु या वस्तु को निर्देश करने के लिए प्रयुक्त। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या होता है, दैट व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग हो जाता है। यहां पर अपन को जो नपुंसक लेंगे उसके लिए प्रयोग करना है। ठीक है, हाँ। अब यहां पर देखिए, पुल्लिंग में क्या होगा, वह के लिए सह, स्त्री में वह के लिए सा, और नपुंसक लिंग में तत्। वह दोनों के लिए पुल्लिंग में होगा तौ, स्त्रीलिंग में होगा ते, और नपुंसक लिंग में भी होगा ते। वह सब बहुवचन है ना, बहुत सारे लोग हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में हो जाएगा ते। वे सब बालक आए, वे बालक आ रहे हैं, तो ते बालका, ते। और स्त्रीलिंग में होगा ताह। इसमें ये याद रखना, विसर्ग, बिंदी, एक एक चीज का महत्व है। और नपुंसक लिंग में हो जाएगा तानी। तो देखो, ये हो गया भैया जी, जो ते है वो वह
दोनों के लिए स्त्री और नपुंसक में भी आ रहा और ये पुल्लिंग में ते भाई सबके घर पहचान में कैसे आएगा? वो पहचान में ऐसे आएगा कि आप जैसे वक्ता यदि बोल रहा है तो उसे तो पता ही होगा कि वो किसके लिए बोल रहा है। और क्या होता है, जैसे हमने कहा ते पुस्तके, तो अपन को ये देखना है कि वह के साथ क्या, वो दोनों पुस्तकें लाओ, वो दोनों कन्याओं को बुलाओ, वो दोनों बालकों को बुलाओ। हमने कहा वो दोनों बालकों को बुलाओ, तो यहां पे वो किसके लिए प्रयोग हो रहा है? बालक के लिए हो रहा है ना, वो दोनों बालक, तो पुल्लिंग है तो तऊ प्रयोग होगा। वे दोनों कन्याओं को बुलाओ, तो वे दोनों कन्याएं, तो यहाँ स्त्रीलिंग है तो ते आ जाएगा। वे दोनों पुस्तकें उठाओ, तो यहाँ पुस्तकें हैं, तो इनका प्रयोग कभी सिंगल नहीं होगा। अच्छा, इनके प्रयोग के साथ किसके लिए प्रयोग हो रहा है वो अपन बोलेंगे। या फिर जैसे हमने यहां लिखा, जैसे अपन हिंदी में बात करें, यह राम का घर है, ठीक है, वह बाहर है, या फिर वह इस कक्ष में रहता है। तो यहां पे वह कौन है? बॉय, पुल्लिंग तो है, वह राम है। क्या होता है, जब भी अपन किसी सर्वनाम का प्रयोग करते यह वह, तो उसके पहले तो अपन एक बार उसका प्रयोग करते हैं, है ना। यह राम का घर है, अब राम के बारे में अपन वह बोल सकते हैं। म्यूट कर लीजिए, किसका मोबाइल म्यूट नहीं है। यह राम का घर है, अब हम जो राम के विषय में चर्चा करेंगे वो वह बोल के कर सकते हैं। यह राम का घर है, वह इस कक्ष में रहता है, वह ये करता है। तो अब वह अगर हम बोल रहे हैं तो राम के विषय में बोल रहे हैं। तो ऐसे ही आप जब ये सह आदि प्रयोग करेंगे ना, तो पहला सेंटेंस जो है वो तो आप मुख्य रूप से बोलेंगे, मतलब पहले सेंटेंस में आप राम आदि के विषय में बता चुके होंगे कि कौन है। अब जब दूसरी बार हम बोलेंगे तब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम से कभी भी वाक्य प्रारंभ नहीं होते। वाक्य अगर प्रारंभ हुए हैं तो उस वाक्य के पहले के वाक्यों में वो सर्वनाम किसका है उसका प्रयोग किया जा चुका है। पहले के वाक्य में अपन बता चुके होंगे, है ना। जी भैया। जैसे आपसे प्रश्न पूछा किसी ने, पुस्तक कहाँ रखी है, ठीक है, तो सामने वाले ने बताया पुस्तक यहाँ कहाँ रखी है। अब आप उत्तर में बोल सकते वो यहाँ नहीं है। तो वो यहाँ नहीं है अगर सुनेंगे तो वो कौन, वो बालक यहाँ नहीं है, वो कन्या यहाँ नहीं है, या वो पुस्तक यहाँ नहीं है। तो वो यहाँ नहीं है तो सभी के अर्थ में है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा कि प्रश्न क्या पूछा गया था, पुस्तक कहाँ है। तो पुस्तक कहाँ है, वो यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, नपुंसक लिंग, क्योंकि पुस्तक के बारे में बात हुई। हमने पूछा सीता कहाँ है, वो यहाँ नहीं है, तो अब आपका जो उत्तर है उसमें आपने बोला वो यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। राम कहाँ है, वो यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, पुल्लिंग। तो उत्तर देने वाला तो एक ही उत्तर दे रहा है, वो यहाँ नहीं है, लेकिन एक उत्तर में प्रश्न पे डिपेंड कर रहा है कि प्रश्न किसके विषय में है, राम कहाँ है, सीता कहाँ है, या पुस्तक कहाँ है। तो उस आधार पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का वो प्रयोग करेगा। तो क्या होगा, ये जो सर्वनाम है ये अकेले नहीं आएंगे कभी भी, इनके आगे पीछे कोई ना कोई क्लू आपको आएगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्या है। ठीक है, क्लियर है। जी भैया जी। ओके, तो आज का इतना ही है ना, इसके बाद का अपन कल देखते हैं। ठीक है, सभी को जय जय। जिनवाणी की स्तुति कर लेते हैं।
बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतिता द्वादशम जिनवाणी माता आचार्य सभी को जय जिनेन्द्र, सभी के होमवर्क नहीं आ रहे हैं, कृपया करके होमवर्क भेज दिया करें, आपके लिए अच्छा है ना। और जो लोग रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं वो भी होमवर्क भेज दिया करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जय जिनेन्द्र।